दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड के यूनिट 3 के बारे में, इकाई 3 के बारे में। और इसका नाम है दोस्तों विद्यालय के प्रकार। 10 नंबर का यूनिट है। तो विद्यालय के प्रकार दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। प्राथमिक क्या होता है? कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी इसमें आते हैं, है ना। और 6 से 11 वर्ष इनकी आयु होती है लगभग। और इसमें और क्या होता है कि ये 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय और दूसरा होता है निजी निजी स्तर पर संचालित विद्यालय। और इसमें हम और भी कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 2 तक के होते हैं तो उनमें दीवारों को 3-4 फुट ऊपर तक के ब्लैक रंग से पेंट कर दिया जाता है ताकि छोटे बच्चे जो हैं उस पर कला का प्रदर्शन कर सकें। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और अब दूसरी तरफ बात करें हम उच्च प्राथमिक की, तो उच्च प्राथमिक में दोस्तों 1 से 8वीं तक के बच्चे आते हैं। और इसमें भी दोस्तों 12 से 13 वर्ष तक की उम्र होते हैं लगभग। आप ऐसे इसमें भी लिख सकते हो। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें दोस्तों प्राथमिक में तो क्या होता है कि नॉर्मल उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये सिखाए जाते हैं। और उच्च प्राथमिक में उनके विषय आ जाते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, ये सब विषय आ जाते हैं। और तृतीय भाषा के रूप में वो उर्दू, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएं ले लेते हैं, है ना। और फिर माध्यमिक की अगर हम बात करें तो कक्षा व 9वीं व 10वीं का अध्यापन करवाने वाले विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। सही है। और इसमें कौन से आते हैं? 15-16 वर्ष तक के आयु के बच्चे आते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निजी होते हैं, प्राइवेट, और राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। और इनमें भी दोस्तों वही विषय आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य, कला, शिक्षा, ये और आ जाते हैं, समाजोपयोगी। तो इस तरह से दोस्तों आप उसमें लिख सकते हो। ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। और हम इस यूनिट में बात करेंगे नवोदय विद्यालय, नाम सुना होगा आपने, उसके बारे में बात करेंगे। सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। और केंद्रीय विद्यालय जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और मदरसा के बारे में बात करेंगे। पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे कि पुस्तकालय के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या विशेषताएँ। और विद्यालय में दोस्तों एक प्रश्न और आया था एक बार एग्जाम में, 2017 की एग्जाम में आया था प्रश्न कि विद्यालय में छात्र की प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन दोस्तों आपको सबको पता है कि किस तरह से प्रवेश लिया जाता है विद्यालय में। अगर विद्यालय में प्रवेश दोस्तों 2 प्रकार से लिया जाता है। एक तो ऑलरेडी हम उसी विद्यालय में हैं और अगली कक्षा में प्रवेश लेना है। और एक हम विद्यालय चेंज करके जाते हैं, फिर नए विद्यालय में प्रवेश लेना है। तो ऐसे 2 प्रकार के प्रवेश होते हैं। तो उनमें भी दोस्तों आप अच्छे तरह से लिख सकते हो। और मेन बात दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों, मैंने इसका रिव्यू देखा पुराने वीडियोज़ का, तो उसमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा वीडियो पर क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों बता दूं कि आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो से ही आपको समझ में आएगा कि पीडीएफ में किस किस बारे में बात हुई है और किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है उस पीडीएफ के बारे में। तो आपको पहले वीडियो पूरा देखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो देखना है और फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके फिर उसकी पढ़ाई करनी है। अब आप पहले से ही पीडीएफ पर चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि पीडीएफ में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स लिए हैं और क्यों लिए हैं, है ना। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि पहले आप वीडियो को पूरा देखें और फिर पीडीएफ पर जाएं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना। तो राज्य सरकार की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई है। पूर्व में प्रत्येक रियासत की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रणाली अलग अलग थी, इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्थापना की गई। परंतु राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का दायित्व पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जिला परिषदों व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता बनाने के लिए वर्ष 1997 में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए, जो वर्तमान में पृथक पृथक विभागों में रूप में संचालित हैं। तो प्राथमिक विद्यालय दोस्तों पंचायती राज के अंडर में आते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बारे में अगर पूछता है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि प्राथमिक विद्यालय पंचायती राज व्यवस्था समितियां संभालती हैं। अगला टॉपिक हम दोस्तों इसमें देखेंगे सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन, सीसीई के बारे में हम जानेंगे। कक्षा 8 तक परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए हम मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रत्यय परीक्षा
सुधार के दो सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे। और दूसरा है, मूल्यांकन कार्य सत्रांत ही न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। अतः सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसे पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद किया जाता है और छात्रों को उनकी सफलताओं व कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे छात्रों को पृष्ठ पोषण मिले व अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। सतत मूल्यांकन दोस्तों लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं, कुछ कुछ समय के पश्चात ही मूल्यांकन होता रहता है, जिससे विद्यार्थियों को पता चलता रहता है कि वो किस लेवल पर हैं और उन्हें किस तरह से आगे की तैयारी करनी है। तो इस तरह से आप इसमें आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में कि नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या है, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं क्या है और इसमें दोस्तों क्या क्या होता है, सारी हम इसमें बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं नवोदय विद्यालय के उद्देश्य के बारे में। तो पहला इसका उद्देश्य है समता एवं सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति। दूसरा है देश के विभिन्न भागों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। नंबर 3 पर है सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसमें संस्कृति की सशक्त पहचान, मानव मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के सशक्त घटक सम्मिलित हों। और चौथा इसमें हम ले सकते हैं उद्देश्य अनुभवों एवं सुविधाओं के आदान प्रदान द्वारा प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन के प्रयास करना। अब हम देखेंगे नवोदय विद्यालय की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता है दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों, इस विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 5 एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजित होता है और प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नंबर 2 पर इसकी विशेषता है ग्रामीण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण। ग्रामीण बच्चों के लिए 75% स्थान आरक्षित होता है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जिले की संख्या के अनुसार समानुपातिक स्थान आरक्षित होते हैं, परंतु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होता है। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। अगली इसकी विशेषता है कि निःशुल्क सह शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं। इनमें कक्षा 6 के स्तर पर ही प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं। इनमें भोजन, रहने, पढ़ने, पोशाक, पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था होती है। अवकाश के दिनों में घर जाने आने जाने के लिए रेल और बस के लिए किराए की सुविधा भी होती है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से 200 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग को इससे मुक्त रखा गया है। अगली इसकी विशेषता है त्रिभाषा सूत्र का पालन, यानी कि सामान्यतः कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होती है। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित विषय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अध्ययन कराया जाता है। 5वीं इसकी विशेषता है राष्ट्रीय एकता का विकास। तो राष्ट्रीय एकता के विकास के उद्देश्य से एक शैक्षणिक क्षेत्र में हिंदी भाषी विद्यार्थियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तथा अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालयों में रखा जाता है। 6ठी इसकी विशेषता है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना। तो जहाँ तक संभव होता है ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, पढ़ाई के अनुकूल होता है। सिटी में स्थापित करेंगे तो वहाँ का जो है भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ज़्यादातर दोस्तों ये विद्यालय जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि या फिर किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध करवाती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और नवोदय विद्यालय की समिति के बारे में भी दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है कि नवोदय विद्यालय समिति, तो नवोदय विद्यालयों का संचालन एक पंजीकृत स्वायत्तशासी सोसाइटी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का अभिकरण है।
पहला इसमें देखेंगे, नवोदय विद्यालय समिति एक एजुकेटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। नंबर 2 पर है, वर्तमान में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जो भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पूना, पटना और शिलांग में अवस्थित हैं। चौथा है, विद्यालय स्तर पर, तीसरी बात पर, विद्यालय स्तर पर एक विद्यालय सलाहकार समिति तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। जिला मजिस्ट्रेट इस विद्यालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब हम अगली बात करेंगे दोस्तों, सैनिक स्कूलों की विशेषताएं। सैनिक स्कूलों में कौन कौन बच्चे पढ़ पाते हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, इन सभी बातों का हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो सैनिक स्कूलों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, सैनिक स्कूलों के लिए भूमि और भवन तथा उनके रखरखाव पर संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये पूर्णतः आवासीय होते हैं। इनका संचालन पब्लिक स्कूल की तरह किया जाता है। कक्षा 12 तक एनसीसी अनिवार्य होती है। नंबर 3 पर है, इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। चौथी इसमें बात करेंगे, अधिकतर सैनिक स्कूलों की व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक 525 विद्यार्थियों के हिसाब से की गई है। पांचवी इसकी विशेषता है, ये विद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होते हैं। और छठी विशेषता है, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल कर्नल रैंक का होता है, एक हेडमास्टर जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है, और रजिस्ट्रार होता है इसमें मेजर रैंक का होता है। अब हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय यानी कि केजीबीवी के बारे में। यह क्या है, किस प्रकार से इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, किस प्रकार से इसका एडमिशन होता है, सभी बातों का प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालकों ब्लॉकों में अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर सिल पर मेला ढोने वाले परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करती हैं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नाम से ही दोस्तों बालिका आ रहा है, यानी कि पूर्णतः बालिका विद्यालय है। तो सन 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 200 केजीबीवी संचालित थे, जिनमें से 186 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 14 शहरी क्षेत्र में थे। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा विद्यालय स्थापित करने का कारण दोस्तों वातावरण है। शहरी वातावरण दोस्तों भीड़ भाड़ भरा जीवन, पोल्यूशन वाला, तो उससे मुक्त होने के लिए बच्चों को अच्छा वातावरण, अच्छी हवा, शुद्ध हवा, तो उसके लिए दोस्तों ज़्यादातर विद्यालय जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं, तो पहले इसकी विशेषता है, सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम तथा द्विभाषी माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। नंबर 2 पर है, सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, यानी कि दिल्ली से। और नंबर 3 पर है, सभी केंद्रीय विद्यालय सह व मिश्रित विद्यालय हैं। चौथी इसकी विशेषता है, सभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। पांचवी विशेषता है, समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। छठी विशेषता है, कक्षा 8वीं तक के लड़कों और कक्षा 12वीं तक की लड़कियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। अब अगला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों यह स्थापना किया गया केंद्रीय विद्यालय का। तो पहली विशेषता है, केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिसमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। नंबर 2 पर है, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। नंबर 3 पर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करना। अब हम देखेंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य है कि विद्यालय में एक निश्चित स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक जाति, स्थान, लिंग या संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों की पहुंच हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राममूर्ति समिति
1990 ने कॉमन स्कूल सिस्टम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ अनुशंसाएं की जो निम्न हैं। तो पहली अनुशंसाएं क्या है? प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अपेक्षित आधारभूत संरचना एवं शिक्षा के स्तर के उन्नयन में सहायता मिल सके तथा स्थानीय निकाय, सरकार एवं सहायता प्राप्त स्कूलों को सच्चे अर्थों में पड़ोसी विद्यालयों में बदला जा सके। नंबर 2 पर है पिछड़े इलाकों में, शहरी गंदी बस्तियों में, आदिवासी एवं दुर्गम स्कूलों, सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों आदि में स्कूली तंत्र में सुधार के लिए विशेष राशि आवंटित करने का प्रावधान रखा चाहिए। नंबर 3 पर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग में दोस्तों हम थोड़ा और लिख सकते हैं कि 2007 के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक सामाजिक स्थिति और मानसिक व शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन स्कूल सिस्टम भारतीय संविधान में उल्लेखित अवसरों की समानता एवं सामाजिक न्याय का सम्मान करे और इसे आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉमन स्कूल का अगर प्रश्न आ जाता है आपके तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं। मदरसा प्राथमिक शिक्षा की तर्ज पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में प्राथमिक शिक्षा प्रभावी एवं गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या है मदरसा की? तो पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य धारा में लाना तथा मदरसों में आधुनिकीकरण, शुद्धिकरण एवं विस्तार की योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वयन करना मदरसा बोर्ड का उद्देश्य है। तो बस दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों वीडियोस को आप रिपीट पर देखते रहें। प्लेलिस्ट दोस्तों मैंने बना दी है, आप वहाँ पे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने सभी BSTC फ्रेंड्स पर जरूर शेयर करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है। और मेरे से जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक भी दोस्तों चैनल पर है, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।